हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आपका इस बार जो कंप्यूटर का सब्जेक्ट है दैट इज़ न्यूमेरिकल मेथड्स एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। आप मान लो कि डिफ़िकल्ट माना जाता है, सब्जेक्ट इजी नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करोगे, जो मैं आपको न्यूमेरिकल्स या सम्स डेली दूंगी उन्हें सॉल्व करोगे तो आपको बहुत इजी लगने लग जाएगा और आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है। लाइक ये 75 मार्क्स का अगर पेपर है तो मेरे बहुत स्टूडेंट्स के हर साल 70 प्लस मार्क्स भी आते हैं आउट ऑफ 75। और कुछ फेल भी होते हैं। जो फेल होते हैं वो क्यों फेल होते हैं, यही रीज़न होता है कि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती। और जिनके 70 प्लस आए वो कैसे आए, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस की होती है। सो सिंपल एक ही चीज़ है, जो मैं आपको डेली काम देती जाऊँगी उसको आप करते जाओ, फिर आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे इस सब्जेक्ट में। ठीक है, क्योंकि ये मैथ्स का सब्जेक्ट है। बेटा ये सब्जेक्ट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट है न्यूमेरिकल मेथड और एक पार्ट है स्टैटिस्टिकल टेक्निक। मैं पहले स्टैटिस्टिकल टेक्निक से शुरू करूँगी क्योंकि वो थोड़ा सा ईजियर पार्ट है। ठीक है, तो पहले हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले ना मुझे आपको एक चीज़ समझानी पड़ेगी। आपको पता है ना, स्टैट्स का मतलब क्या है कि आपको डेटा गिवन होगा, टेबल गिवन होगा, उसमें से आपको कुछ वैल्यूज़ फाइंड करनी है, फॉर्मूलाज लगा के, वो स्टैट्स होता है। अब स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको ये बताऊंगी कि जो आपको डेटा गिवन होगा वो 3 तरह का होगा, 3 तरह का हो सकता है। ठीक है, सो 3 तरह की सीरीज़ आपको गिवन हो सकती हैं। पहले तो सीरीज़ की पहचान करनी है, बिकॉज हर सीरीज़ का अलग फॉर्मूला होता है। तो सीरीज़ की पहचान करनी है कि ये पहले तीनों में से कौन सी सीरीज़ है, फिर उसका फॉर्मूला लगा के आपने आंसर निकालना है। ठीक है, तो पहली चीज़ है कि आपको सीरीज़ की पहचान हो। अब 3 तरह की सीरीज़ होती हैं। सबसे पहले होती है इंडिविजुअल सीरीज़। ठीक है, मैं सबके एग्जाम्पल्स बिल्कुल क्लियर कर दूंगी आपको, आप ध्यान से इसको सुनो। पहली है इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ बेटा क्या होती है, अगर हमें डेटा ना लिस्ट की फॉर्म में गिवन हो, जैसे कि मुझे क्वेश्चन है द फॉलोइंग डेटा शोज लिस्ट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 15 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, कि क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं और उनके ये नंबर आए हैं। ठीक है, तो मुझे लिस्ट की फॉर्म में गिवन है, कॉमास में गिवन है। सो इस तरह की सीरीज़ को कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज़। ठीक है, मुझे मुझे क्या गिवन है, मुझे ये गिवन है कि एक बच्चा है, उसके 25 मार्क्स आए हैं, एक के 47 आए हैं, या 3 रोल नंबर के 82 आए हैं, 4 रोल नंबर के 79 आए हैं, एंड लास्ट 15 रोल नंबर के भी 79 आए हैं। सो मुझे इस तरह डेटा गिवन है, यानी उनके मार्क्स जो हैं कॉमास में गिवन है। सो इस तरह की सीरीज़ को हम कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज़। ठीक है, अगली तरह की सीरीज़ उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ या इसे डिस्क्रीट सीरीज़ भी कह देते हैं। अब ये कौन सी सीरीज़ होती है, ये होती है जब हमें डेटा ना टेबल की फॉर्म में गिवन हो और 2 कॉलम्स गिवन हो। पहली कॉलम को हम मार्क्स कहते हैं, दूसरी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे कि ये जो डेटा है, ये डेटा हमें लिस्ट की फॉर्म में गिवन था। अगर मैं इस डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करूँ ना तो कुछ ऐसा टेबल मिलेगा। इस टेबल को, इस तरह के डेटा को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो हमें इस तरह का डेटा भी गिवन हो सकता है, इस तरह का डेटा भी गिवन हो सकता है। अब मैं आपको इस डेटा को इसमें कन्वर्ट करना सिखाऊंगी। ठीक है, कैसे, मतलब कैसे, यहाँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और इसमें क्या डिफरेंस है ये आपको पता लगेगा। ये तो पता लग गया ना, इसमें कॉमास में डेटा सेपरेटेड होता है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले देखो, सबसे छोटी वैल्यू 11, जितनी अलग अलग वैल्यूज़ है ना मैंने लिख ली। फिर उसके बाद कौन से 25, फिर 3 की लाइन में कुछ है, हाँ 36, फिर 4 की लाइन में कुछ है, येस 47, देन 53, देन मतलब जितनी अलग अलग वैल्यूज़ है ना मैंने लिख दी। अब 11 कितनी बार आया, 1 टाइम। 11 की फ्रीक्वेंसी 1 है। 11 आर मार्क्स जिसकी फ्रीक्वेंसी जो एक बार आया है। 25 आर मार्क्स जो 2 स्टूडेंट्स के आए हैं, 1 एंड 2। ठीक है, 36 आर द मार्क्स जो 3 स्टूडेंट्स के आए हैं, 1 एंड 2। ठीक है, 47 भी 2 स्टूडेंट्स के आए हैं, 53 2। अब 79 4 के आए हैं, देखो 1 2 3 एंड 4। 82 एक के आए हैं, 89 एक के आए हैं। अब टोटल करोगे तो 15 हो जाएगा, क्योंकि 15 स्टूडेंट्स हैं। इस तरह की सीरीज़ को कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जब हमें मार्क्स गिवन है और वो मार्क्स कितनी बार आए हैं वो गिवन है, उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, अक्यूरेंस गिवन है उसकी। ठीक है, वो कितनी बार अकर हो रही है। इस तरह का डेटा गिवन हो तो उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह का डेटा गिवन हो उसे कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज़। तो 2 तरह का हो गया। और थर्ड टाइप ऑफ डेटा उसे हम कहते हैं
कंटिन्यूस सीरीज। अब कंटिन्यूस सीरीज क्या है? कंटिन्यूस सीरीज भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही है, इसमें भी दो कॉलम्स होती हैं, मार्क्स की और फ्रीक्वेंसी की। फ़र्क क्या है? इसमें मार्क्स जो है वो रेंज की फॉर्म में गिवन है, 0 to 20, यानी 0 to 20 कितनों के आए हैं, 20 to 40 कितनों के आए हैं। ये 2 है, ये माइनस नहीं है, मैंने यहाँ पे लिखा भी आपको, ये हाइफन का मतलब होता है 2, माइनस का साइन नहीं है ये, ठीक है। अब देखो, अगर हम उसी डेटा को देखें तो 0 to 20 कितनों के आए हैं, यहाँ से देखो 0 to 20 मीन्स 11, एक के आए हैं, 0 to 20 एक के आए हैं। 20 to 40 कितने आए हैं? 20 to 40 में ये भी आ जाएगा और 36 भी आ जाएगा, दोनों 20 to 40 में है ना, तो कितने हैं, 2 + 2 4, सो 20 to 40 में 4। 40 to 60 में देखते हैं, 40 to 60 में ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, सो 2 + 2 4, सो 40 to 60 में भी 4। 60 to 80 में देखो, 60 to 80 में ये आ जाएगा 79, इसके 4 हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 79, सो 60 to 80 में भी 4 स्टूडेंट्स हैं। और 80 to 100 में कितने स्टूडेंट्स हैं? 80 to 100 में ये 2 हैं, ठीक है, सो 2 स्टूडेंट्स। 80 to 100 में 2, टोटल करोगे 15, क्योंकि 15 स्टूडेंट्स हैं। सो अगर हमें डेटा रेंज की फॉर्म में गिवन है, दिस टू दिस, तो ये तो बहुत ईजी है पहचान करना। अगर रेंज गिवन है देन इट इज़ कंटिन्यूस सीरीज, अगर टेबल गिवन है पर रेंज नहीं है देन इट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर टेबल नहीं गिवन, लिस्ट गिवन है, देन इट इज़ इंडिविजुअल सीरीज। सो ये 3 तरह की सीरीज़ हैं, ठीक है। हाँ जी बेटा, अब हम फर्स्ट चैप्टर अपना स्टैट्स का स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। ये जो मैंने जितना लिखा है ना, इसकी मैं आपको पिक्स क्लिक करके PDF बना के भेज दिया करूँगी। अच्छा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मतलब है? सपोज करो हमारी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। मेरे पास ना 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है किसी एक सब्जेक्ट में, जैसे कंप्यूटर में 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स मेरे पास हैं कि पहले रोल नंबर कितने आए हैं, दूसरे रोल नंबर कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। मेरे पास 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। मुझे कोई टीचर आगे पूछता है कि बताओ आपकी क्लास में ना एवरेज मार्क्स कितने हैं। एवरेज का मतलब होता है कि जो मेरे पास 10 मार्क्स हैं, उन मार्क्स में मैं कुछ कैलकुलेशंस करूं कि मेरे पास एक नंबर आ जाए और वो नंबर मेरे सारे डेटा को रिप्रेजेंट करे। एवरेज का मतलब जैसे आप मान लो कि मिडल मार्क्स या सब स्टूडेंट्स के मार्क्स कौन से एक नंबर के पास हैं, दैट इज़ एवरेज। अगर कोई मुझे पूछे, ठीक है, तो अब मैंने किया क्या, मैंने बहुत सारा डेटा को कन्वर्ट कर दिया एक नंबर में। जब हम बहुत सारे डेटा को कोई कैलकुलेशंस लगा के या फॉर्मूलाज लगा के एक नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उस नंबर को कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। सो सेंट्रल टेंडेंसी इज दैट वैल्यू विच रिप्रेजेंट द एंटायर डेटा, जो सारे डेटा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अभी इतना थोड़ा बहुत क्लियर है, बाकी हमने इसमें फॉर्मूलाज करने हैं, ठीक है, और आपने सम सॉल्व करने हैं। अब सेंट्रल टेंडेंसी 2 तरह की पढ़नी हमने, एक मैथमेटिकल एवरेजेस होते हैं, एक होते हैं पोजीशनल एवरेजेस। मैथमेटिकल में हमने ये 4 पढ़ने हैं और पोजीशनल में ये 2 पढ़ने हैं। तो जब ये सारे हम कर लेंगे तो ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज मैथमेटिकल एवरेज। फर्स्ट मैथमेटिकल एवरेज इज अर्थमेटिक मीन। ये नोटेशन है, अर्थमेटिक मीन को ऐसे डिनोट करते हैं, इसका साइन है एक्स डाल के ऊपर बार, इसको कहते हैं एक्स बार, ठीक है, अर्थमेटिक मीन। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ अरिथमेटिक मीन। अब मैंने आपको बताया था ना, सीरीज 3 तरह की होती हैं, कौन सी? इंडिविजुअल, फ्रीक्वेंसी एंड कंटिन्यूस। अब हम क्या करेंगे, अब हम अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला करेंगे तीनों सीरीज़ का, ठीक है। अगर इंडिविजुअल सीरीज़ हमें गिवन है तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार, यानी अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स ओवर एन। अब ये सिग्मा एक्स क्या है, ये एन क्या है, ये समझने के लिए सम देखो, न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल, फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। सबसे पहले तो डेटा की पहचान करो, ये डेटा कौन से तरह का है, क्या ये इंडिविजुअल सीरीज़ है, क्या ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, कि क्या ये कंटिन्यूस है। अब ये टेबल तो गिवन नहीं है, तो ये क्या है, इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ में अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। फॉर्मूला सोचो क्या है इंडिविजुअल सीरीज़ का अर्थमेटिक मीन का, ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये फॉर्मूला कहता है कि सिग्मा एक्स का मतलब है जितनी आइटम्स हैं सबका सम कर दो, यानी 2 + 6 + 10 + 5 + 8 + 10 + 3 + 6 सबका सम कर दो, डिवाइडेड बाय एन। एन मीन्स कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो फॉर्मूला इज एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स ओवर एन। सिग्मा एक्स मीन्स सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस एंड एन मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस।
दोनों को डिवाइड करोगे तो जो आया दैट इज अर्थमेटिक मीन. सो सिंपल इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज. ठीक है, सबको सम कर दो और n से डिवाइड, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो. क्लियर? मैं इसके न्यूमेरिकल्स भी दूंगी आपको होमवर्क में करने के लिए. ठीक है, सो दिस इज अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज. इंडिविजुअल सीरीज में हमें नंबर्स गिवन होंगे, नंबर्स का सम आपने लिखना है ऐसे ही है, पूरा ऐसे लिखना है. सिंस दिस इज एन इंडिविजुअल सीरीज therefore formula is sigma x bar equals to sigma x over n. सिग्मा का मतलब होता है सम, सिग्मा का मतलब सम होता है, सिग्मा कहते हैं इसे. ठीक है, सम. सिग्मा एक्स ओवर एन, सिग्मा एक्स की वैल्यू निकाली, सबको सम कर दिया. एन कितना है? 8 ऑब्जर्वेशन है ना टोटल. सो सिग्मा एक्स ओवर एन दैट इज 6.25. आंसर को हमेशा बॉक्स में डालना है और आंसर लिखना. ठीक है, नेक्स्ट हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का सम देखते हैं. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर्मूला ये होता है. अब ये फॉर्मूले का क्या मतलब है सम के साथ देखते हैं. क्वेश्चन इज फाइंड अर्थमेटिक मीन. अब देखो हमें सीरीज कौन सी गिवन है? हमें टेबल गिवन है, x की वैल्यू और f की वैल्यूज गिवन है और x में रेंज नहीं है. सो इट मीन्स ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है. अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अर्थमेटिक मीन का ये फॉर्मूला होता है. अब इस फॉर्मूले का क्या मतलब है ये मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी, फिर आपको समझ आएगा. अब हमने इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है. मैंने टेबल लिख लिया एज सच. अब मुझे फॉर्मूले में ना डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? सिग्मा एफ. सिग्मा एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी का सम. तो मैंने फ्रीक्वेंसी का सम इन सबको टोटल करके यहाँ पे निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी का सम. ठीक है, और मुझे क्या चाहिए फॉर्मूले में? मुझे न्यूमरेटर में चाहिए एफ इंटू एक्स का सिग्मा. यानी सबसे पहले मैं एक कॉलम बनाऊंगी एफ इंटू एक्स की, एफ इंटू एक्स की कॉलम बनाऊंगी. कैसे? एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स. ठीक है, 7 इंटू 5 या 5 इंटू 7 एक ही बात है. 10 इंटू 3, 15 इंटू 6, 20 इंटू 4, 25 इंटू 10. एफ एक्स आ गए सारे, उसका सम कर दूंगी तो ये मेरा न्यूमरेटर आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स. एफ एक्स की कॉलम का सम सिग्मा एफ एक्स, एफ की कॉलम का सम सिग्मा एफ. सो सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ. तो जो मेरा वैल्यू आई दैट इज आंसर. आंसर को बॉक्स में डालना है. ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने इसको ऐसे सॉल्व करना है. कैसे? हमें एक्स और एफ गिवन होगा हमेशा. ठीक है, हमने पहले एफ इंटू एक्स की कॉलम निकालनी है, उसका सम लेना है. न्यूमरेटर आ गया, सिग्मा एफ का सम लेंगे, एफ का सम लेंगे तो डिनोमिनेटर आ जाएगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे. ठीक है, एंड थर्ड इज अगर कंटिन्यूस सीरीज का हमें न्यूमेरिकल गिवन है. ठीक है, तो हमने कैसे करना है? अभी मैं ये कुछ नहीं कराऊंगी, पहले फॉर्मूला, पहले हम न्यूमेरिकल देखते हैं. मुझे न्यूमेरिकल क्या गिवन है? मुझे कहा गया कि अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है और ये टेबल मुझे गिवन है. ठीक है, सबसे पहले मैंने पहचान करनी है क्या ये इंडिविजुअल सीरीज है? नो. क्या ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है? नो. है तो टेबल बट इसमें रेंज गिवन है. सो ये कंटिन्यूस सीरीज है. ठीक है, और कंटिन्यूस सीरीज में अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड करना है? ध्यान से देखो, मैंने टेबल लिख लिया जो मुझे गिवन है. ठीक है, मुझे ये टेबल गिवन था, मैंने लिख लिया. अब मैंने क्या करना है? मैंने सबसे पहले मिड वैल्यू निकालनी है रेंज की, क्योंकि मैं रेंज को एज सच यूज़ नहीं कर सकती जब तक मैं इसकी मिड वैल्यू नहीं निकालती. पहली रेंज है 0 से लेकर 20 तक. अब 0 से 20 तक अगर मैं पूछूँ मिड वैल्यू क्या है तो आप कह ही सकते हो 10. ठीक है, तो पर देखते हैं निकालनी कैसे है. फॉर्मूला क्या है मिड वैल्यू निकालने का? मिड वैल्यू निकालने का, हाउ टू फाइंड मिड वैल्यू ऑफ अ रेंज. जैसे सपोज कर आपको रेंज गिवन है 0 to 10. ठीक है, तो आपने क्या करना है? 0 इसको कहते हैं लोअर लिमिट. रेंज की ये लोअर लिमिट है, ये रेंज की अपर लिमिट है. आपने क्या करना है? इन दोनों को प्लस कर देना. 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2. हमेशा 2 से डिवाइड करना है क्योंकि मिड वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, सो 0 + 10 डिवाइड बाई 2 मीन्स 10/2 मीन्स 5. सो 0 to 10 की रेंज कितनी निकल आई? 0 to 10 की मिड वैल्यू कितनी निकल आई? 5. ऐसे ही सपोज करो रेंज हमें गिवन है 10 to 20, तो कैसे निकालेंगे? 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2. हमेशा 2 से डिवाइड करना है. लोअर लिमिट को अपर लिमिट से प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो. 10 + 20 इज 30, 30 डिवाइड बाई 2 दैट इज 15. सो इस रेंज की मिड वैल्यू कितनी निकल आई? 15. सो इस तरह मिड वैल्यूज निकालते हैं. चलो हम न्यूमेरिकल में वापस आते हैं. सो हमारी पहली रेंज है 0 से 20, तो मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे? 0 + 20/2 10, 20 to 40, 20 + 40/2 60/2 30. सो इस तरह मैंने मिड वैल्यू सारी निकाल ली. तो पहला काम है मैंने मिड वैल्यूज़ निकाल ली. अब फॉर्मूला देखते हैं. सो एक्स एम क्लियर हुआ? एक्स एम मिड वैल्यू, एक्स एम मीन्स मिड वैल्यू ऑफ एक्स. ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है कि कंटिन्यूस सीरीज में अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड करना है? एफ और एक्स एम की कॉलम का प्रोडक्ट लेना है और फिर उसका सम ले लेना है. यानी एफ इंटू एक्स एम करना है. हमारे पास एक्स एम आ गई.
ठीक है, हमारे पास एफ भी है, तो अब हम एफ इंटू एक्स एम निकालेंगे, एफ इंटू एक्स एम। ठीक है, 5 इंटू 10, 7 इंटू 30, 3 इंटू 50, 3 इंटू 70, 2 इंटू 90। एफ एक्स एम निकाल लिया और एफ एक्स एम का सिग्मा चाहिए। सो हमने ना फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमने न्यूमेरिकल में वैल्यूज़ निकालते जानी है। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स एम निकाल लिया तो ये आ गया। और डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में हमें सिग्मा एफ चाहिए। जैसे पिछले में सिग्मा एफ निकाला था, सिग्मा एफ यहाँ से निकल आया, सो सिग्मा एफ एक्स एम आ गया, सिग्मा एफ आ गया, दोनों को डिवाइड करो, जो आंसर आया दैट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस कंटिन्यूस सीरीज। आंसर को हमेशा बॉक्स में डालना है। क्लियर है बेटा? ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज। ठीक है, मैं आपको अब न्यूमेरिकल्स भी देती हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, बेटा पिछले लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि 3 तरह की सीरीज़ होती हैं और तीनों सीरीज़ में अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड करना है, तीनों का अलग अलग फॉर्मूला था। ठीक है, आज हम ना कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज़ करेंगे, इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। पहला कैटेगरी है इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव सीरीज़। ध्यान से देखो, हमें क्वेश्चन आया है फाइंड अर्थमेटिक मीन। ठीक है, ये एक्स की वैल्यूज़ है, ये फ्रीक्वेंसी है, कंटिन्यूस सीरीज़ लग रही है ना बिकॉज रेंज गिवन है। लेकिन देखो उसमें कुछ गड़बड़ है, सीरीज़ में क्या गड़बड़ है कि 0 to 9, 10 to 19, 9 और 10 के बीच में गैप है, यानी जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहाँ से शुरू नहीं हो रहा। होना क्या चाहिए था 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, यानी जहाँ से इधर ख़त्म हो रहा है वहाँ से इधर शुरू होना चाहिए था। जब गैप्स होते हैं ना इस तरह की सीरीज़ को हम क्या कहते हैं, इंक्लूसिव सीरीज़। इंक्लूसिव सीरीज़ को सॉल्व करने के लिए हमें इसको सबसे पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्सक्लूसिव सीरीज़ कौन सी होती हैं, जो हमने कंटिन्यूस सीरीज़ हम पढ़ते हैं, जो एक नॉर्मल कंटिन्यूस सीरीज़ है जिसमें जहाँ से ख़त्म होता है पहली क्लास वहाँ से सेकंड क्लास शुरू होती है। 0 20 20 पे ख़त्म हुई, नेक्स्ट क्लास 20 से शुरू हुई, 40 पे ख़त्म हुई, नेक्स्ट क्लास 40 से शुरू हुई, यानी गैप्स नहीं है। इस तरह की सीरीज़ को कहते हैं एक्सक्लूसिव। लेकिन अगर हमें इंक्लूसिव सीरीज़ दी हो, ठीक है, गैप्स हैं, तो हमें सबसे पहले इस इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और उसका एक तरीका है। क्या तरीका है, आपने ना एक नंबर कैलकुलेट करना है सबसे पहले, फेयर में कर लो चाहे रफ में कर लो, एक नंबर कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है, लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास, ये क्लासेज है ना, ये फर्स्ट क्लास है, सेकेंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स क्लासेज है। इसमें सेकेंड क्लास की लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट्स होती हैं, ये अपर लिमिट्स होते हैं। सेकेंड क्लास की लोअर लिमिट इज़ 10 माइनस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट 9, 10 minus 9 divided by 2. Now lower limit of second class is 10, upper limit of first class is 9. So नंबर कितना आया, 10 minus 9 divided by 2, 1/2 that is 0.5. तो इस तरह हमने एक नंबर फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने जितनी भी लोअर लिमिट्स है ना, ये सारी, इन सब में ना ये वाले नंबर को माइनस कर देना है। ये 0 है ना, 0 माइनस दिस नंबर, ठीक है, 10 माइनस दिस नंबर, 20 माइनस दिस नंबर, 30 माइनस 40, जितनी लोअर लिमिट्स हैं सब में हमने 0.5 को माइनस कर दिया। और जितनी भी अपर लिमिट्स हैं उन सब में हमने 0.5 को ऐड कर देना है। ठीक है, सो अपर लिमिट क्या है, 9 प्लस 0.5, 19 प्लस 0.5, 29 प्लस 0.5 एंड सो ऑन। लोअर लिमिट्स में इस नंबर को पहले नंबर फाइंड किया, इस फॉर्मूले से नंबर आया, जितनी लोअर लिमिट्स हैं सब में नंबर को माइनस कर दिया, और जितनी अपर लिमिट्स हैं सब में इस नंबर को ऐड कर दिया। फ्रीक्वेंसी वही रही, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आया। तो माइनस करके देखो क्या बना, 0 माइनस 0.5 कितना हुआ, माइनस 0.5, 10 माइनस 0.5 9.5, 20 माइनस 0.5 19.5, 29.5 39.5 49.5। और अपर लिमिट्स क्या बन गए, 9 प्लस 0.5 9.5, 19.5, 29। अब देखो बन गई एक्सक्लूसिव सीरीज़। क्यों, क्योंकि जहाँ से ख़त्म हो रही है वहीं से शुरू हो रही है, जहाँ से ख़त्म हो रही है वहीं से शुरू हो रही है। ठीक है, तो अब हमारी ये एक नॉर्मल कंटिन्यूस सीरीज़ बन गई। अब हमने इस कंटिन्यूस सीरीज़ में अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। और कैसे फाइंड करना है, आपने सम सॉल्व किया था, पहले आप एक्सएम निकालते हो, मैंने किया हुआ है, ये देखो कैसे सॉल्व करना है। कंटिन्यूस सीरीज़ में ये फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक मीन का। तो सबसे पहले हमने एक्स मिड निकालना है। पहले का मिड कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। लोअर लिमिट इज़, मैं थोड़ा जूम करती हूँ इसको, लोअर लिमिट इज़ माइनस 0.5 प्लस 9.5 डिवाइड बाई 2।
9.5 प्लस 19.5 डिवाइड बाई 2, सो मिड वैल्यूज़ आ गई। फिर एफ और एक्स एम को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसकी कॉलम आ जाती, सब सिग्मा ले लेते हैं, ठीक है, और सिग्मा एफ भी ले लेते हैं। तो ये तो आपको पता ही है कि कंटिन्यूस सीरीज़ का अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं। तो इसमें मेन बात थी कि इंक्लूसिव सीरीज़ हैं जिसमें गैप्स हैं, उसको आपने एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो पहले कन्वर्ट करना है, फिर आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, ठीक है। तो ये थी पहली तरह की सीरीज़। दूसरी तरह की सीरीज़ है लेस दैन सीरीज़। लेस दैन सीरीज़ किस तरह की होती है? अगर हमें डेटा इस तरह का गिवन है, किस तरह का गिवन है, मुझे गिवन है एक्स की वैल्यूज़ और एफ़ की वैल्यूज़, और साथ में एक्स में लिखा हुआ है लेस दैन, ठीक है। अब और वैल्यूज़ क्या हैं, 300, 400, 500 से लेकर 1200 तक, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ भी गिवन है, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज़ गिवन है ना, ये टेबल, ये देखने में लग रहा है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है क्योंकि रेंजेस नहीं है, लेकिन जब भी लेस देन वाला स्टेटमेंट आता है वो एक्चुअली कंटिन्यूस सीरीज़ होता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इस सीरीज़ का मतलब है कि 300 से लेस कितने हैं, कितनी चीज़ें हैं, 0। 400 से लेस कितनी चीज़ें हैं, 20। 500 से लेस कितनी है, 60, एंड सो ऑन। 1200 से लेस कितनी है, 400 चीज़ें। मतलब अगर आप स्टूडेंट्स, आप मान लो कि ये मार्क्स हैं और ये स्टूडेंट्स हैं, 1200 से कम लेने वाले 400 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। यानी 1200 से कम वालों की कितनी फ्रीक्वेंसी है, 400, ठीक है। 1100 से कम वालों की कितनी है, 392। तो इसका ये मतलब है डेटा का। तो जब भी लेस देन वर्ड आ जाता है या मोर देन आ जाता है, जो मैं नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगी, तो वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, ये कंटिन्यूस सीरीज़ होती है। इसको कंटिन्यूस सीरीज़ की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेंज की फॉर्म में, ठीक है। तो कैसे करना है? क्योंकि अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी लेस देन सीरीज़ बनानी है ना, लेस देन, ठीक है, लेस देन सीरीज़ बनानी नहीं, सॉरी, लेस देन सीरीज़ का न्यूमेरिकल अगर आता है, यहाँ पे लेस देन लिखा होता है, तो आपने ना पहले तो इस डेटा को कंटिन्यूस सीरीज़ में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है? लेस देन के केस में ना एक रेंज हमने ऊपर से बढ़ानी है। क्या मतलब? 300 से शुरू हो रहा है ना, और 100 का गैप है, तो हमने रेंज शुरू कहाँ से करनी है, 200 टू 300। लेस देन में ऊपर से एक रेंज बढ़ानी है, 200 हमने खुद लिख लेना है। तो पहली रेंज आएगी 200 टू 300, अगली 300 टू 400, 400 टू 500, इस तरह 1200 तक। नीचे से रेंज नहीं बढ़ेगी, 1200 टू 1300 नहीं लिखेंगे, ऊपर से रेंज बढ़ी, 300 की रेंज 200 से शुरू करनी है हमने, 200 300, ठीक है। तो इस तरह हम क्लासेस बनाएंगे। लेस देन में ऊपर से एक बढ़ा देते हैं, 300 से शुरू हो रहा है पर हम 200 से शुरू करेंगे, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी कैसे लिखनी? फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी। कैसे करनी है? जो हमने रेंज खुद बनाई है ना, मैंने स्टार भी लगाया है कि वो रेंज खुद बनाई है, 200 टू 300, 200 वैल्यू नहीं थी पर हमने ऊपर से बढ़ाई है, क्यों? क्योंकि लेस देन सीरीज़ है। उसकी फ्रीक्वेंसी पहली जो भी है, बाई चांस यहाँ पे 0 है, अगर 10 होती, 15 होती, जो भी होती, वो हमने एज सच लिख लेनी है। जो रेंज हमने खुद बनाई है उसकी फ्रीक्वेंसी जो पहली है वो एज सच लिख लेनी है। और बाकी क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज कैसे कैलकुलेट करनी है? बड़ी फ्रीक्वेंसी माइनस छोटी, बड़ी फ्रीक्वेंसी माइनस छोटी, बड़ी फ्रीक्वेंसी माइनस छोटी, बड़ी माइनस छोटी, एंड सो ऑन। अब ये लास्ट क्या आएगी, 400 माइनस 392, बड़ी माइनस छोटी। तो ये अब हमारा कंटिन्यूस सीरीज़ कन्वर्ट हुआ, ठीक है। अब हमने लेस देन सीरीज़ को कंटिन्यूस सीरीज़ में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। पहली जो रेंज हमने खुद बनाई है 200 300, उसकी फ्रीक्वेंसी जो पहली है उसको आंखें बंद करके ऐसे लिख देना है, जो भी है। इसमें 0 है तो 0 लिख दी, ठीक है। अब हमारा कंटिन्यूस सीरीज़ बन गया। अब कंटिन्यूस सीरीज़ का अर्थमेटिक मीन फाइंड करना तो आपको आता ही है। पहले एक्स मिड निकाल लो, फिर एफ एक्स एम निकाल लो, सिग्मा एफ अलग निकाल लो, डिवाइड कर दो, ठीक है। सो ये है लेस देन सीरीज़। इसी तरह अगली सीरीज़ है मोर देन सीरीज़। मोर देन भी आ जाती है, जैसे ये डेटा है, एक्स की वैल्यूज़ दी हैं, एफ की दी हैं, और एक्स का डेटा मोर देन है। जब भी मोर देन वर्ड आया, हमें देखो शक्ल तो लग रही है कि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की है क्योंकि इसमें रेंजेस नहीं है। लेकिन जब मोर देन वर्ड आ जाए या लेस देन वर्ड आ जाए तो वो डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, वो डेटा क्या होता है, कंटिन्यूस सीरीज़। और उसको कंटिन्यूस सीरीज़ की शक्ल में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। कैसे? मोर देन के केस में ना रेंज एक नीचे से बढ़ती है, 100 है ना, और कितने का डिफरेंस है, 20 का, तो एक रेंज हम नीचे से बढ़ाएंगे 100 टू 120, ये हम खुद बढ़ाएंगे। लेस देन में ऊपर से बढ़ती है, मोर देन में नीचे से बढ़ती है। तो रेंज क्या बनी, 0 टू 20, 20 टू 40, 40 टू 60, 60 टू 80, 80 टू 100, 100 टू 100, 120, ये हमने नीचे से बढ़ाई। क्यों? क्योंकि मोर देन है।
और फ्रीक्वेंसी की कॉलम कैसे बनेगी? जो रेंज हमने खुद बनाई है ना 100 to 120, उसकी जो लास्ट वैल्यू फ्रीक्वेंसी की वो ऐसा लिख देनी है। बाई चांस इसमें भी 0 है, 5 होती 5 लिख देते हैं, 6 होती 6 लिख देते हैं। जो हमने एक रेंज खुद बनाई है उसमें जो लास्ट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वो ऐसे लिख देनी है। और बाकी फ्रीक्वेंसीज कैसे बनानी है? बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। ठीक है, ध्यान से मैं आपको पिक्स भेजूंगी, समझो। ठीक है, हमारा कंटिन्यू सीरीज़ बन गई। अब हमने कंटिन्यू सीरीज़ का अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। जैसे हम करते हैं, एक्स मिड निकाल लो, एफ एक्स एम निकाल लो, दोनों को डिवाइड करो। ठीक है, सो ये थे मोर देन और लेस देन सीरीज़ आ जाती होती हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज़ इज़ ओपन एंड सीरीज़। ओपन एंड सीरीज़ कौन सी होती हैं? जिसमें लाइक एक एंड या दोनों एंड ओपन दिए हैं, लाइक बिलो 20, पता ही नहीं कितना बिलो, अबव 140 कोई फिगर नहीं है कि अबव 140 कहाँ तक जाना है। सो इस तरह की सीरीज़ को सबसे पहले हमें इसमें रेंज बनानी पड़ेगी, फिर ही हम मिड वैल्यू निकाल पाएंगे ना सॉल्व करने के लिए। तो कैसे बनाएंगे रेंज इनकी? जो रेंजेस गिवन है उनको देख के। अब जैसे इसकी रेंज है 20 to 50, 30 का डिफरेंस है, इसमें 40 का डिफरेंस है, इसकी रेंज में 50 का डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली इसमें 60 का होगा, एंड ऑब्वियसली अगर 30 है तो इसमें 20 का होगा अंदाजे से। ठीक है, तो ये बन जाएगी 0 to 20 और ये रेंज बन जाएगी 40 to 200। ठीक है, तो रेंजेस बना के फिर जैसे नॉर्मली अर्थमेटिक मीन फाइंड करते हैं कंटिन्यू सीरीज़ का, एक्स एम निकाल के फिर एफ एक्स एम, फिर उसका सिग्मा डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ करके, तो वैसे अर्थमेटिक मीन निकाल लेना तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस न्यूमेरिकल में बाय चांस जो ये डिफरेंसेस हैं ये 10 इंक्रीज़ हो रहे हैं, सेम भी आ सकता है, लाइक यहाँ लिखा हो सकता है बिलो 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, अबव 80। तो 20 का ही डिफरेंस है, तो इसमें भी 20 का होगा, इसमें भी 20 का होगा, तो ये बन जाएगा 0 to 20, ये बन जाएगा 140 to 160। ठीक है, सो कैसे ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस में कैसे लगाना है रेंज, वो अंदर वाली रेंजेस को देख के कि कैसे वो इंक्रीज़ हो रही है या सेम है, तो ये भी वैसे ही होंगी। ठीक है, सो ओपन एंड सीरीज़। नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज़ इज़ इर्रेगुलर सीरीज़। अब इर्रेगुलर सीरीज़ क्या है, ध्यान से देखो ये कंटिन्यूस सीरीज़ है बिकॉज रेंज गिवन है, लेकिन ये जो रेंजेस हैं इरेगुलर हैं। देखो इसमें 12 का डिफरेंस है, इसमें 8 का है, 5 का, 5 का, फिर से 5 का, 20 का, 10, 10। अब इस तरह की सीरीज़ अगर गिवन हो तो हमने इस तरह न्यूमेरिकल को सॉल्व करना शुरू नहीं करना, पहले हमने सीरीज़ को रेगुलर सीरीज़ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यानी रेगुलर सीरीज़ का मतलब सबकी रेंज सेम डिफरेंस की हो। कैसे करना है, इसका तरीका क्या होता है? सबसे पहले आप देखो हाईएस्ट डिफरेंस वाली रेंज कौन सी है। हाईएस्ट डिफरेंस वाली ये है 12, दिस इज़ 8, दिस इज़ 5, 5, इसमें है 5 का डिफरेंस, इसमें 20 का, 10, 10। तो हाईएस्ट डिफरेंस वाली रेंज कौन सी है? ये वाली, इसमें 20 का डिफरेंस है, 40 to 60। अगर हाईएस्ट डिफरेंस कितना मिला हमें? 20। तो अब हमने कोशिश करनी है सब डिफरेंसेस 20 के हो जाएं। कैसे? अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो बन जाएगा 0 to 20 और फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 2 + 7 9। फिर हम 20 का डिफरेंस बनाएंगे 20 to 40। ठीक है, इन तीनों को कंबाइन कर दो, फ्रीक्वेंसी कितनी बन जाएगी? 9 + 4 + 6 19, 20 to 40। 40 to 60 ऑलरेडी गिवन है 3। 60 to 80 कितनी बन जाएगी? 7 + 2 9। यानी करना कैसे है? हाईएस्ट विड्थ वाली रेंज ढूंढनी है, उसकी जितनी विड्थ है बाकियों को भी जोड़ के उतना कर देना है। हो गया। अब ये प्रॉपर कंटिन्यूस सीरीज़ है, फिर इसको सॉल्व कर लो, अर्थमेटिक मीन फाइंड कर लो। ठीक है, और लास्ट तरह का स्पेशल केस है जब हमें सीरीज़ की मिड वैल्यूज़ गिवन होती हैं। देखो मुझे इस तरह का डेटा गिवन है और कहा गया है इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करो, मुझे एक्स एम्स गिवन है मिड वैल्यू। अब देखने में तो लग रहा है कि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, टेबल की शक्ल ऐसी लग रही है, इसकी लुक लग रही है कि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है, लेकिन एक्चुअली ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल नहीं है, क्योंकि हमें एक्स मिड दी हुई है। और एक्स मिड दी हुई है, इसका मतलब ये कंटिन्यूस सीरीज़ की बात हो रही है जिसका मिड वैल्यू दिया हुआ है। तो पहले हमें इन मिड वैल्यूज़ को रेंजेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या तरीका होता है इसका? तरीका ये होता है, सेकंड मिड वैल्यू देखो और फर्स्ट मिड वैल्यू देखो, इन दोनों को माइनस कर दो। सेकंड एक्स एम माइनस फर्स्ट एक्स एम
डिवाइडेड बाय 2, 15 माइनस 5 डिवाइड बाय 2, 10 बाय 2, 5, नंबर आ गया 5। अब हमने क्या करना है, हमने रेंजेस कैसे बनानी है। लोअर रेंजेस क्या होती हैं, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, लोअर टू अपर ऐसी होती है ना। तो कैसे बनानी है, जितनी मिड वैल्यूज़ है ना, ये सब मिड वैल्यूज़ में से इस नंबर को माइनस कर दो तो वो लोअर लिमिट्स बन जाएंगी। इन मिड वैल्यूज़ में से इस नंबर को प्लस कर दो तो अपर लिमिट्स बन जाएंगी। कैसे, ये देखो कैसे बनी लोअर लिमिट्स। 5 माइनस 5, 15 माइनस 5, 25 माइनस 5, ठीक है, 35 माइनस 5, 45 माइनस 5 यहाँ पे, ठीक है। से लेके अपर लिमिट्स कैसे बननी है, इनमें ये नंबर ऐड करते जाओ, 5 प्लस 5, 15 प्लस 5, 25 प्लस 5, 35 प्लस 5, 45 प्लस 5। तो सॉल्व करके क्या आ गया, 5 माइनस 5 0, 15 माइनस 5 10, 20, 25 30, 20 30 40, और यहाँ पे प्लस करके 10 20 30 40 50। सो हमने मिड वैल्यूज़ को पहले रेंज में कन्वर्ट किया। अब हमारा एक ये नॉर्मल कंटिन्यूस सीरीज़ का न्यूमेरिकल बन गया। अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है जैसे हम करते हैं कंटिन्यूस सीरीज़। इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक हमने करना है कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। अब इसका क्या मतलब है, इसको समझने के लिए ना एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो जैसे आपकी क्लास में बीएससी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स भी हैं, बीएससी इकोनॉमिक्स के भी हैं, ठीक है। सपोज करो मुझे गिवन है कि बीएससी कंप्यूटर साइंस में ना 10 स्टूडेंट्स हैं और उनके एवरेज मार्क्स हैं 50, ठीक है। तो ये मेरा पहला डेटा है कि बीएससी कंप्यूटर साइंस है, पहली क्लास, क्लास नंबर 1, इसमें 10 स्टूडेंट्स हैं और इसके एवरेज मार्क्स हैं 50। फिर मुझे दिया हुआ है कि जो बीएससी इकोनॉमिक्स क्लास है उसमें 15 स्टूडेंट्स हैं और उनके एवरेज मार्क्स हैं 70, ठीक है। ये मेरा डेटा नंबर 2 है। तो मुझे 2 टाइप्स ऑफ डेटा गिवन है, मुझे 2 अलग अलग सीरीज़ का अर्थमेटिक मीन गिवन है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी गिवन है, नंबर ऑफ़ आइटम्स भी गिवन है, ठीक है। सपोज करो मेरे पास क्या गिवन है, पहला सीरीज़ का n कितना था, कितने कंप्यूटर साइंस में स्टूडेंट्स हैं 10, n1 की वैल्यू 10 है और उनका अर्थमेटिक मीन कितना था 50, x बार 1 की वैल्यू 50, n1 की वैल्यू 10 है और x बार 1 की वैल्यू 50। ये पहली क्लास का डेटा है। दूसरी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं 15 और उनका अर्थमेटिक मीन कितना है 70। तो n2 इज़ 15 एंड x बार 2 इज़ 70। मुझे कहा गया है कि अगर हम दोनों क्लास के स्टूडेंट्स को इकट्ठा बिठा दें, यानी 10 और 15 यानी 25 स्टूडेंट्स को इकट्ठा बिठा दें, फिर बताओ उनका कंबाइंड अर्थमेटिक मीन कितना है, कंबाइंड एवरेज कितना है। तो वो हमने अब निकालना है। यानी हमें 2 सीरीज़, अलग अलग सीरीज़ के नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स गिवन है और उनके अर्थमेटिक मीन गिवन है। हमें कहा जाता है अगर वो दोनों सीरीज़ को हम मर्ज कर दें, इकट्ठा कर दें, तो फिर बताओ कंबाइंड अर्थमेटिक मीन उनका कितना होगा। वो हमने अब यहाँ पे सॉल्व कर देखना है, ठीक है, इस डेटा में। बेटा बात क्लियर है, थोड़ा एग्जाम्पल क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखते हैं हमने करना क्या है। सो इफ़ अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 और मोर सीरीज इज़ गिवन टू अस। अच्छा, मैंने अभी आपको 2 सीरीज़ की बात की, तो हमें 2 से ज़्यादा भी गिवन हो सकता है, 3 सीरीज़ का डेटा गिवन हो सकता है, 4 का गिवन हो सकता है। तो हमारा फॉर्मूला ना उस हिसाब से ना इंक्रीज़ होता जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला कैसे इंक्रीज़ होता जाएगा, सपोज करो 3 सीरीज़ का डेटा गिवन है, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 और न्यूमरेटर में एक और टर्म आ जाएगी क्योंकि 3 सीरीज़ का डेटा गिवन है, n3 x बार 3 और डिनोमिनेटर में n1 n2 n3। थोड़ा सा आइडिया हुआ आपको कि हमने करना क्या है। हमने क्या करना है, हमें अलग अलग सीरीज़ का इंडिविजुअल डेटा गिवन है, अलग अलग सीरीज़ के हमें एवरेज अर्थमेटिक मीन्स भी गिवन है और हमें उनके नंबर ऑफ़ आइटम्स भी गिवन है। हमें कहा जाता है अगर वो सारी सीरीज़ को इकट्ठा कर दें तो फिर नंबर ऑफ़ आइटम्स तो हमें पता होंगे, तीनों को ऐड कर सकते हैं, लेकिन अर्थमेटिक मीन कितना होगा, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, वो हमने निकालना है। अब कैसे निकालना है, आपको फॉर्मूला क्लियर हो भी गया होगा। हम कंबाइंड अर्थमेटिक मीन को x बार 1 2 से डिनोट कर देते हैं क्योंकि 2 सीरीज़ हैं हमारे पास, 3 होंगी तो 1 2 3 कर देंगे, ठीक है। वैसे ज़्यादा नहीं आती एग्जाम्स में, 2 या 3, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, पहली सीरीज़ के नंबर ऑफ टर्म्स इनटू पहली सीरीज़ का अर्थमेटिक मीन प्लस दूसरी सीरीज़ की नंबर ऑफ टर्म्स इनटू दूसरी सीरीज़ का अर्थमेटिक मीन। 3 सीरीज़ गिवन है तो प्लस थर्ड सीरीज़ का नंबर ऑफ टर्म्स n3 और थर्ड सीरीज़ का अर्थमेटिक मीन x बार 3 डिवाइडेड बाय 2 सीरीज़ है तो n1 प्लस n2, 3 है तो प्लस n3 भी आ जाएगा डिनोमिनेटर में, होल डिवाइडेड बाय, ठीक है,
सारी ऊपर की न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ हैं, एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको मैंने बता दिया। एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं, ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जांपल इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स। अब ध्यान से देखो, एक क्लास है जिसमें 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अभी तक हमें कुछ खास पता नहीं लगा कि ये 100 क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 60 आर बॉयज़, कहते हैं क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, उसमें ना 60 स्टूडेंट्स बॉयज़ हैं, यानी क्लास में से 60 स्टूडेंट्स, 100 में से 60 बॉयज़ हैं। तो ये जो 60 होगा ना, ये हमारा पहला डेटा होगा N1, ठीक है। एंड रिमेनिंग आर गर्ल्स, बाकी गर्ल्स हैं। तो गर्ल्स कितनी हुई, अगर क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, 60 बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स हमने उसी वक्त निकाल ली। गर्ल्स हमारी होंगी N2 की वैल्यू होगी 40, ठीक है। इफ़ एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज़ आर 65, कहता है कि अगर जो 65 वाला डेट, जो बॉयज़ वाला डेटा है, पहला डेटा हमारा बॉयज़ का है, ठीक है। कितने बॉयज़ हैं, 60, और उनका एवरेज कितना है, 65। तो ये हमारा बॉयज़ का डेटा है, नंबर ऑफ बॉयज़ आर 60 और उनका एवरेज है 65। एंड ऑफ गर्ल्स आर 77.5, और अगर गर्ल्स का एवरेज 77.5 है, गर्ल्स कितनी है 40, और गर्ल्स का एवरेज कितना है इतना। तो दो डेटाज हमें गिवन है। देन फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ कंबाइंड क्लास। अगर पूरी क्लास की हम बात करें तो बताओ एवरेज कितना है। क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, 60 बॉयज़ हैं, 40 गर्ल्स हैं। बॉयज़ का अलग से एवरेज दिया हुआ है, गर्ल्स का अलग से एवरेज दिया हुआ है। पूछा गया है कि अगर सारी क्लास का पूछा जाए तो कितना एवरेज होगा कंबाइंड बॉयज़ गर्ल्स का मिला के। तो क्या करना है, हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। N1 हमारे पास 60 है, x बार 1 65 है, ये 40 है, ये 77.5 है, डिवाइडेड बाय 60 + 40, ठीक है। वैल्यूज़ डाल दी, सॉल्व कर लिया, तो जो आंसर आया ये हमारा कंबाइंड अर्थमेटिक मीन है, यानी 100 बच्चों का एवरेज इतना है, ठीक है। 100 स्टूडेंट्स का एवरेज इतना है। अगर हम बॉयज़ गर्ल्स को ना देखें, 100 स्टूडेंट्स की बात करें, तो इतना एवरेज, दैट इज़ कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, ठीक है बेटा। अब ना मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें ना, अब देखो अगर हम फॉर्मूला फिर से देखें, दो सीरीज़ की ही बात करते हैं, 2 सीरीज़ की बात करते हैं। फॉर्मूला फिर से देखो, इस फॉर्मूले में अलग अलग टर्म्स कौन सी हैं, अलग अलग टर्म्स। एक तो x बार 1 2 है, एक N1 है, एक x बार 1 है, एक N2 है, एक x बार 2 है। N1 N2 तो फिर से आ गई, तो 5 अलग अलग तरह की टर्म्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब होगा क्या, इस जो मैंने अभी आपको न्यूमेरिकल करवाया है, इसमें क्या था, इसमें ये वाली टर्म फाइंड करनी थी हमने, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन फाइंड करना था हमें। ये 4 टर्म्स गिवन थी, पर इस तरह भी हो सकता है कि ये जो 5 टर्म्स है ना, इनमें से कोई 4 गिवन हो, एक पूछी जाए। जैसे क्या हो सकता है, इस तरह भी न्यूमेरिकल हो सकता था कि 100 स्टूडेंट्स का एवरेज 70 है, बॉयज़ का 60 बॉयज़ का एवरेज 65 है, तो बताओ 40 गर्ल्स का एवरेज कितना होगा। बात क्लियर हुई, यानी हमें ये गिवन है, जो मैंने अभी आपको स्टेटमेंट बोली है उसके हिसाब से हमें ये गिवन है, कितना 70 गिवन है हमें, ठीक है। हमें N1 भी गिवन है, कितना 60, हमें x बार 1 भी गिवन है, बॉयज़ का एवरेज 65, हमें N2 भी पता है गर्ल्स कितनी 40, हमें ये पूछा गया है कि गर्ल्स का एवरेज बताओ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमें ये टर्म पूछी जाए, हमें इन 5 में से कोई एक टर्म पूछी जा सकती है और 4 गिवन होती हैं। तो फिर आप पता है, आपको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको होमवर्क में दूंगी नेक्स्ट असाइनमेंट में, ओके बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है करेक्ट इनकरेक्ट सीरीज़। इसमें क्या होता है, इसमें ना सपोज करो, पहले मेरी बात सुनो अच्छे से, ठीक है। इसमें सपोज करो हमें दिया है कि मेरी क्लास में ना 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। उनके मार्क्स मेरे को गिवन है, 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है, और मैंने उनका एवरेज निकाल लिया, ठीक है। थोड़ी देर बाद मुझे पता लगा कि ये कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनमें से लेट अस सपोज 2 स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स मैंने गलत नोट कर लिए थे, ठीक है। अब जब मैं सही मार्क्स नोट करूँगी तो बताओ मेरा अर्थमेटिक मीन कितना होगा। बेटा बात क्लियर है, मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स, मुझे मार्क्स नहीं गिवन 10 स्टूडेंट्स के, इतना बताया गया है कि 10 स्टूडेंट्स का ना अर्थमेटिक मीन निकला, सपोज करो 75, ठीक है। बाद में मुझे पता चला कि जो 2 स्टूडेंट्स थे जिनके मार्क्स मैंने सपोज करो 65
और 66 ले लिए थे, उनके मार्क्स एक्चुअली 55 और 56 हैं। तो बताओ मेरा करेक्ट अर्थमेटिक मीन कितना होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं अब जो मेरा इनकरेक्ट अर्थमेटिक मीन था 75, उसमें ऐसा करूँगी कि इनकरेक्ट मार्क्स जो थे 65 और 66 उनको माइनस कर दूँगी, और करेक्ट मार्क्स जो थे 55 56 उनको ऐड कर दूँगी। ठीक है, ऐसा कुछ करूँगी मैं। बात क्लियर हुई कि मुझे जो डेटा गिवन है, अब मुझे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी गिवन है, और यानी मुझे नंबर ऑफ़ आइटम्स भी गिवन है, और मुझे उनका अर्थमेटिक मीन भी गिवन है। ये कहा गया है कि बाद में पता चला कि कुछ डेटा गलत लिखा गया था, तो अगर हम सही डेटा लें तो बताओ अर्थमेटिक मीन कितना है। सो ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा। एग्जाम्पल देखोगे ज़्यादा क्लियर होगा। एवरेज वेज ऑफ 100 वर्कर्स वॉज फाउंड टू बी ₹80। कि फैक्ट्री में या कहीं 100 वर्कर्स थे, उनका जब एवरेज निकाला ना तो 80 आया। ठीक है, तो मेरी n की वैल्यू कितनी दी हुई है 100, और x बार कितना दिया हुआ है 80। फिर कहता है कि लेटर ऑन, थोड़ी देर बाद, इट वॉज फाउंड दैट वेजेस ऑफ 2 लेबरर्स, जो 2 वर्कर्स थे जिनकी वेजेस कितनी है 93 और 59 रुपीज़, उनको हमने गलत रीड कर लिया, वॉज मिस रेड एज ₹39 एंड 95। हमने उनको गलत रीड कर लिया था। बताओ करेक्ट अर्थमेटिक मीन कितना है, एवरेज या अर्थमेटिक मीन। अब ध्यान से सुनो, 100 वर्कर्स हैं, उनका अर्थमेटिक मीन आया था 80। ये जो अर्थमेटिक मीन 80 आया था, ये कैसे आया था, जब हमने ये वाली 2 वेजेस बीच में डाली हुई हैं। ये देखो 100 वर्कर्स है ना, उसमें से 98 वर्कर्स की तो सैलरीज हमने ठीक डाली थी, 2 वर्कर्स की सैलरीज हमने ये डाल दी, तो हमारा एवरेज 80 आया। अब कहता है कि उनकी सही सैलरीज, राइट करेक्ट सैलरीज ये हैं, तो बताओ अर्थमेटिक मीन करेक्ट कितना होगा। तो कैसे करना है, सबसे पहले हमने इनकरेक्ट डेटा नोट कर लेना, जो भी हमें गिवन है। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि नंबर ऑफ़ वर्कर्स कितने हैं, हमें गिवन है नंबर ऑफ़ वर्कर्स 100 है, n की वैल्यू 100 है, और हमारा एवरेज कितना आया था 80, इनकरेक्ट एवरेज, दैट इज़ इनकरेक्ट एवरेज। और रॉन्ग वैल्यूज़ हमने कौन सी ले ली थी 39 और 95, जो मैंने सबसे पहले इनकरेक्ट वाला डेटा लिख लिया। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। हमें पता है एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स ओवर एन, बिकॉज इंडिविजुअल सीरीज़ की बात हो रही है, 100 वर्कर्स के मार्क्स दिए, सैलरीज दी हुई है, तो इंडिविजुअल सीरीज़ है। एक्स बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स ओवर एन। मेरा एक्स बार 80 है, एन 100 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरे पास सिग्मा एक्स आ गया कितना 8000, 80 इंटू 100 8000। ठीक है, क्लियर यहाँ तक ना। अब ध्यान से सुनो, सिग्मा एक्स का क्या मतलब, सिग्मा एक्स का मतलब जितने 100 वर्कर्स हैं उनकी सैलरीज ऐड हो रही हैं। ठीक है, सिग्मा एक्स का क्या मतलब, सैलरी ऑफ फर्स्ट वर्कर प्लस सैलरी ऑफ सेकंड वर्कर प्लस सैलरी ऑफ थर्ड वर्कर, सो ऑन टिल सैलरी ऑफ 99th वर्कर प्लस सैलरी ऑफ 100th वर्कर। तो सारे वर्कर्स की सैलरी जो है वो है ना सिग्मा एक्स। ठीक है, ये कितना आया 8000। अब ये जो सिग्मा एक्स आया ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये जो सम बना था ये इन वैल्यूज़ को बीच में इंक्लूड करके बना था। हम क्या करेंगे, इस सम में से ये 2 वैल्यूज़ माइनस कर देंगे और ये 2 वैल्यूज़ ऐड कर देंगे, तो हमारे पास राइट सम आ जाएगा, करेक्ट सम आ जाएगा। ठीक है, कैसे, हमने इनकरेक्ट निकाल लिया सिग्मा एक्स। अब हम करेक्ट डेटा लिखेंगे। करेक्ट डेटा में वर्कर्स अभी भी 100 ही हैं, एक्स बार हमने करेक्ट फाइंड करना है, तो क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है, और करेक्ट वैल्यूज़ हमारी ये वाली हैं। ठीक है, अब करेक्ट सिग्मा एक्स बनाना है, करेक्ट सम कैसे बनाएंगे, जो रॉन्ग सम था 8000, इसमें से इनकरेक्ट वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे, 39 और 95 को माइनस कर देंगे। ठीक है, और करेक्ट वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, 93 और 59 को ऐड कर देंगे। करने के बाद सॉल्व, हमारे पास ये आया, ये करेक्ट सिग्मा एक्स है, यानी ये करेक्ट सम है 100 वर्कर्स की सैलरीज़ का। अब करेक्ट सिग्मा एक्स आ गया, तो हमारे पास करेक्ट अर्थमेटिक मीन हम कैसे निकाल लेंगे, करेक्ट सिग्मा एक्स ओवर एन, करेक्ट सिग्मा एक्स ओवर एन। सो ये हमारा सही अर्थमेटिक मीन है। यानी जो अर्थमेटिक मीन हमारा 80 आया था जब हमने गलत वेजेस ले ली थी, एक्चुअली में वो अर्थमेटिक मीन इतना है, बिकॉज राइट वेजेस ये वाली है। बेटा क्लियर हुआ इस तरह की सीरीज़, करेक्ट इनकरेक्ट सीरीज़। ठीक है, हाँ जी बेटा।
करेक्ट इनकरेक्ट सीरीज़ का ना एक और न्यूमेरिकल देखो। इस न्यूमेरिकल में और पिछले न्यूमेरिकल में कुछ डिफरेंस है, हम देखते हैं क्या है। ठीक है, पहले देखो न्यूमेरिकल क्या है। द एवरेज मार्क्स इन स्टैट्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास वॉज फाउंड टू बी 68। 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, जब उनके एवरेज मार्क्स का एवरेज निकाला तो 68 आया। तो ये ओल्ड डेटा है, एन की वैल्यू 10 है और ओल्ड हमारा एवरेज कितना बताया हुआ है 68। अ न्यू स्टूडेंट टुक एडमिशन, क्लास में एक और स्टूडेंट आ गया जिसके 72 मार्क्स हैं। ठीक है, अब कितने स्टूडेंट्स हो गए 11। वेयर एज 2 एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स विद मार्क्स दीज लेफ्ट द क्लास, एक नया बच्चा आया और 2 छोड़ गए। ठीक है, इसका मतलब n की वैल्यू चेंज हुई है। ये फ़र्क है इस न्यूमेरिकल में और पिछले न्यूमेरिकल में। पिछले न्यूमेरिकल में क्या था, वर्कर्स 100 के 100 ही थे, सिर्फ उनकी वेजेस गलत नोट हुई थी। यहाँ पे n की वैल्यू भी चेंज हो रही है। ठीक है, थोड़ा समझ आई। 10 स्टूडेंट्स का एवरेज निकाला 68, एक और स्टूडेंट क्लास में आया जिसके इतने नंबर हैं, यानी हम इसमें ऐड करेंगे, और 2 स्टूडेंट छोड़ गए जिनके ये मार्क्स है, यानी उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किसमें सब ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो उनके मार्क्स का टोटल है उसमें। ये तो एवरेज है ना, एवरेज में नहीं, जो मार्क्स का टोटल आया था उसमें। कैसे, देखो ध्यान से। फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स, या न्यू क्लास के एवरेज मार्क्स। ठीक है, पहले हमने ओल्ड डेटा लिख लिया, एन की वैल्यू 10 है, ओल्ड अर्थमेटिक मीन 68 है। ठीक है, अब हम इसमें से ओल्ड एक्स बार निकाल लेंगे। कैसे, देखो हमें एक्स बार गिवन है 68। ठीक है, एक्स बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स ओवर एन। ठीक है, सिग्मा एक्स बार हमें गिवन है 68, एन गिवन है 10, तो हमारे पास सम कितना आ गया 68 इंटू 10 दैट इज 680। यानी 10 स्टूडेंट्स का जब हमने टोटल किया था तो वो 680 आया था, तभी एवरेज 68 आया ना, क्योंकि सम को हमने 10 से डिवाइड किया होगा तो एवरेज 68 आया। ये क्या है, ये 10 स्टूडेंट के मार्क्स का सम है। ठीक है, ये पुराना सम है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सम में ना जो नया बच्चा आया ना उसके मार्क्स को ऐड कर देंगे, और जो 2 छोड़ गए उनके मार्क्स को माइनस कर देंगे। देखो कैसे। अब हम लिखेंगे न्यू डेटा। ठीक है, हमने क्या किया, अब पहले तो हमारा एन भी बदला। कैसे बदला, 10 स्टूडेंट्स थे, 2 छोड़ गए, एक आ गया तो 9 हो गए। ठीक है, अब हमने नया एक्स बार निकालना है। अब हमारे पास सबसे पहले हम करेक्ट सम निकालेंगे। करेक्ट सम कैसे निकालेंगे, जो ओल्ड सम आया था इसमें जो छोड़ गए उनके मार्क्स माइनस कर दें, जो आ गया उसके मार्क्स ऐड कर दें। तो हम क्या करेंगे, ओल्ड सिग्मा एक्स में से मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स हु लेफ्ट, जो स्टूडेंट छोड़ गए उनके मार्क्स को माइनस कर देंगे, और जो नया आया उसके मार्क्स को ऐड कर देंगे। तो जो छोड़ गए उनके मार्क्स को माइनस कर दिया, जो नया आया उसके मार्क्स को ऐड कर दिया। करने के बाद हमारा सम ये आ गया, यानी अब नई क्लास जो बनी है जिसमें 9 स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स का इतना सम है। तो करेक्ट एक्स बार कितना आ जाएगा, न्यू सिग्मा एक्स जो न्यू सम है डिवाइडेड बाय न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दिस डिवाइडेड बाय 9। सो इतना। बेटा बात क्लियर है। ठीक है, इस सम में एन की वैल्यू भी चेंज हुई है। सो प्रैक्टिस से ही आएंगी ये चीज़ें। ठीक है, तो अब मैं आपको इसके असाइनमेंट दूंगी, एक कंबाइंड वाले मैंने 2 टॉपिक्स कराए ना, एक कंबाइंड के सम्स दूंगी और एक करेक्ट इनकरेक्ट के सम्स दूंगी। ठीक है, सो दैट वुड बी योर असाइनमेंट नंबर 4। ओके, सो इसके साथ हमारा अर्थमेटिक मीन का टॉपिक ओवर हो गया है। अब हम करेंगे ज्योमेट्रिक मीन का टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में।